हेलो नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के 100% व्याख्या करने वाले जितने भी प्रश्न हैं सबको बताने वाले हैं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया है ना, सब आपको गैस किया हुआ क्वेश्चन है। ये आपके 2023 के जितने जो गैस पेपर है ना, उसके सभी क्वेश्चन है। इसी वजह से आप लोग इसको ध्यान से अंत तक देखेंगे। तो इसका प्रथम क्वेश्चन है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धूल गई हो। इसको हमको व्याख्या करना है। देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 4 मार्क में पूछा जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे। यह छंद शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा से उद्धृत है। इस कविता में उषा काल का चित्र उकेरा गया है। यहाँ 2 तरह का बिंब दिखाई पड़ता है। पहला जीवन का बिंब है, जिसमें सुबह चौका लिपने के बाद गृहिणी सिलवट पर मसाला पीसती है और केसर पीसने के बाद सिलवट धुल जाने के बाद भी उसमें थोड़ी देर तक लाली बनी रहती है। दूसरा यह कि समस्त दिगंत सूर्य की लाली से भर गया है, जो लगता है कि बहुत काली सील जरा से लाल केसर से धुल गई हो। आकाश की थोड़ी लालिमा ऐसी लगती है जैसे जिस समय सूर्योदय की शुरुआत हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उसमें एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से ली गई है। ये जो है ये अर्धनारीश्वर से लिया गया है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। दिनकर जी का कहना है कि नर नारी दोनों पूर्ण रूप से समान है। समाज के संतुलन के लिए स्त्री पुरुष का समान सबल होना आवश्यक है। दिनकर जी के अनुसार नर और नारी एक ही द्रव से निर्मित 2 मूर्तियां हैं। प्रत्येक नर के भीतर एक नारी और प्रत्येक नारी के भीतर एक नर छिपा है। दूसरा क्वेश्चन है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत वाक्यान पंक्ति मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी सिपाही की माँ से ली गई है। यह उक्ति उस बर्मी लड़की की है जो युद्ध से त्रस्त होकर जान बचाकर भाग आई है। मुन्नी के पूछने पर कि तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौज नहीं भागकर आ सकते, वह लड़की कहती है, नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौजी छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, प्रस्तुत उद्धरण में लेखक ने स्पष्ट किया कि युद्ध भयावह है। सेना युद्ध में लड़ती है, भाग नहीं सकती। वह सेना के नियमों में बंधा हुआ है। भागने पर सैनिकों को भगोड़ा घोषित कर उसे गोली से भून दिया जाता है। देखिए, इसमें जो है ना, आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ रहता है। ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है ना, इसको सिर्फ समझाना होता है। आप चाहे जिस विधि से समझाए, आपको इस क्वेश्चन का विषय में व्याख्या करना है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसका व्याख्या में आप कैसे कैसे दूसरे को समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था से उद्धृत है। यह प्रसंग कहानीकार की टिप्पणी के रूप में है। लहना सिंह मृत्यु के करीब है, उसने 3 घाव लगे हैं। सूबेदारनी ने उसे एक दायित्व सौंपा था, पति और पुत्र की रक्षा का। लहना सिंह ने दोनों की रक्षा की। वह संदेश कैसे भेजे सूबेदारनी के पास कि उसने वचन पालन कर दिया। उसका संदेशा पहुंचाने के उद्देश्य से कहानीकार ने
फ्लैशबैक पद्धति का सहारा लेकर मरणासन लहना के मुख से संदेश करवाया। देखिए आपसे कह देगा फ्लैशबैक से संबंधित कौन सी कहानी है, तो उसने कहा था, याद रखेंगे। साथ ही कुछ अन्य चित्र अभी जोड़ दिए हैं ताकि किसी को सही तत्व का ज्ञान न हो। ये पंक्तियां फ्लैशबैक पद्धति को बताने के उद्देश्य से लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका दोष गुण प्रकट नहीं होता। इसका आंसर लिखेंगे, यह उक्ति या यह पंक्ति भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध बातचीत से गृहीत है। इसमें एक सर्वस्वीकृत और अनुभव सिद्ध तथ्य का कथन किया गया है, जब तक आदमी चुप रहता है तब तक पता नहीं लगता कि उसका स्वभाव कैसा है, उसकी रुचि क्या है और उसका दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है। लेकिन जब वह बोलने लगता है तो जाने अनजाने उसका भीतरी और असली रूप व्यक्त हो जाता है। इससे लोगों को पता लग जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। स्पष्टतः यह उक्ति बतलाती है कि भाषा व्यक्ति के समग्र व्यक्तित्व का अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचा हुआ यथार्थ भोगे हुए यथार्थ से अलग है। भोगा हुआ एक दिया हुआ यथार्थ है। इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक निबंध से ली गई है। इसके रचयिता मलयज हैं। लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा यथार्थ का सृजन करता है, उसका कुछ हिस्सा वह दूसरों को दे देता है। यह दिया हुआ हिस्सा ही मंगा हुआ यथार्थ है। रचा हुआ यथार्थ वह यथार्थ है जिसे हम यथार्थ जीने के क्रम में रचते हैं। यथार्थ के इस व्यापार को संसार कहते हैं। भोगे हुए यथार्थ तथा रचे हुए यथार्थ में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। एक के होने से ही दूसरे का होना है। दोनों की जड़ें एक दूसरे में हैं तथा दोनों एक दूसरे को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब के होड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां उसने कहा था शीर्षक कहानी से ली गई है। इस कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। यह कथन लहना सिंह का है। यह कीरत सिंह को संबोधित है, यह जो संभवतः उसका भाई है। इसमें इस बार अपने देश में आम फलने के मौसम का उल्लेख है। लहना सिंह का संकेत शायद अपने बेटे की ओर है। वह कहना चाहता है कि तुम भी मेरे पुत्र यानी चाचा भतीजा दोनों आम खाना। वह भाई को याद दिलाना चाहता है कि जिस साल पुत्र का जन्म हुआ था उसी साल यह पेड़ लगाया था। वह भी अब युवा हो गया होगा। यहाँ मृत्यु मुख में पल पल जाता लहना द्वारा भाई और पुत्र को याद करना अत्यंत करुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संसार से संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है। इस कर्म के बिना मानवता अधूरी है। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति मलयज की डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन की है। इसमें लेखक कहता है कि संसार से संपृक्ति का अर्थ है संसार के व्यापारों में लिप्त होना, उसके प्रति अनुराग होना। इससे भिन्न अलिप्तता का जो मार्ग होता है उसे संन्यास कहते हैं। संसार में लिप्त होने के कारण ही मनुष्य सुविधा के साधन का निर्माण करता है, शिक्षा प्राप्त करता है, धन कमाता है तथा परिवार जोड़ता है। यह सब काम सन्यासी नहीं करता, उसके पास करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। अगर मनुष्य लिप्त होकर किसी चीज़ की रचना नहीं करता तो आज सभ्यता और संस्कृति का इतना विकास नहीं होता। अतः मनुष्यता के विकास के लिए, उसकी पूर्णता के लिए रचना कर्म जरूरी है
और यह राग या लिप्तता से पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे धीरे धीरे मैंने अनुभव से यह जान लिया था कि आवाज़ ही ऐसे मौके पर मेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। इसका आंसर लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के त्रिच शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक उदय प्रकाश है। इन पंक्तियों में विद्वान लेखक ने अपने मन की व्यथा व्यक्त की है। कहानी में त्रिच आतंक का पर्याय बनकर आया है। उसी के कारण लेखक के डरावने सपने आते हैं। यह आतंक शहरी आधुनिकता एवं जीवन दृष्टि का है और सत्ता की निरंकुशता का। एक तरफ आतंक और यंत्रणा से उपजी बेचैनी है, तनाव और असहायता का भाव निहित है। दूसरी ओर शहरी या कहे आधुनिक मनुष्य की संवेदनहीनता और अमानवीयता छिपी हुई है। यही मूल्यों का संक्रमण सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। परंपरा और आधुनिकता अथवा पुराने और नए द्वंद्वों से जहाँ नवीन भावबोध का सृजन हुआ, वहीं कुछ विकृतियों ने भी जन्म लिया। संवेदना का क्षरण हुआ। इस क्षरण से ने क्या है, अजन विपन, अकेलापन, घुटन और सत्रास जैसे भावबोध दिए। दूसरे भावबोध के कारण लेखक हमेशा डरा हुआ महसूस करता। उसे डरावने सपने आते। जब सपने में मृत्यु के करीब होता तो जोर जोर से बोलने लगता और दूसरी आवाज़ के सहारे सपने से बाहर निकलता। इस पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ ही अपनी थी, जो उसे मृत्यु के मुंह में जाने से बचा लेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। इसका आंसर लिखेंगे। ओ सदानेरा की प्रस्तुत पंक्तियों में जगदीश चंद्र माथुर ने मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्ति एवं दूषित मानसिकता का वर्णन किया है। एक तरफ मनुष्य जंगल काटे जा रहा है, खेतों को, पशु पक्षियों आदि को नष्ट कर रहा है, नदियों पर बांध बनाकर उसे नष्ट कर रहा है, तो दूसरी ओर धर्मांध मानव गंगा को मैया कहता है, पर अपने घर की नाली, कूड़ा करकट, भोजन सामग्री जो प्रदूषण ही फैलाते हैं, गंगा नदी में प्रवाहित करता है। इस प्रकार दोनों इस प्रकृति को नष्ट करने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने क्रूर समाज में रहे हैं हम, जहां श्रम का कोई मोल नहीं है, बल्कि निर्धनता को बरकरार करने का षड्यंत्र ही था यह सब। इसका आंसर लिखेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन से गृहीत इन पंक्तियों में चूहोड़ों द्वारा मरे पशुओं को उठाने का प्रसंग है। लेखक बताता है कि मेरे पशु को उठाने के लिए कई लोगों की ज़रूरत होती थी। प्रायः लोग जल्दी एकत्र नहीं हो पाते थे। तब तक देर होने पर पशु वाले चिल्लाने और गालियां बकने लगते थे। फिर पैराग्राफ चेंज कर लिखेंगे। इसी की प्रतिक्रिया में लेखक की टिप्पणी है कि हम बड़े ही क्रूर समाज में रह रहे थे। लोग न हमारे काम की अहमियत मानते थे और न श्रम की कीमत देते थे, उल्टे गालियां बकते थे। यह श्रम की कीमत न देना हमारी गरीबी को बनाए रखने का षड्यंत्र था, ताकि हम दलित बनकर उनकी सेवा करते रहे। निचले स्तर के काम जो वे स्वयं नहीं कर सकते थे, उनके लिए भी बेगार कराते थे। यह दलितों को दबाए रखने का उनका षड्यंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या। तो इसका आंसर लिखेंगे। रोज कहानी की इन पंक्तियों में अज्ञेय जी का आशय मालती के अतीत और वर्तमान जीवन की भिन्नता और विषमता का
चित्रण करते हुए इस बात की ओर संकेत करना है कि ऐसा क्यों हुआ। लेखक कारण की ओर स्पष्ट निर्देश नहीं कर पाता है, लेकिन लगता है कि अतीत के उन्मुक्त जीवन की अभ्यासी मालती को वर्तमान दाम्पत्य जीवन की एक यांत्रिक क्रिया रेखा ने कुंठित कर दिया है। इस कुंठा के कारण समन्वय के अभाव में अपने भीतर संघर्ष करती हुई मालती धीरे धीरे तन और मन दोनों से दयनीय होती जा रही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं ना, इसको चाहे तो आप सप्रसंग व्याख्या के रूप में लिख सकते हैं या शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। इसलिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार 3 बार करके लिख के देखें और अपने कॉपी पेन से खुद लिखने का प्रयास करें। जितना आप लिखेंगे उतना बेस्ट आपका रिजल्ट होगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। इससे आगे का जितने भी प्रश्न हैं हम इसके दूसरे पार्ट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।